हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस। हम हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो केवीएस और अन्य सभी राज्यों की चयन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना विलंब वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 44, 48, 52 या फिर 36? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं, जिसमें स्वर वर्णों की संख्या 11, आयोगवाह वर्ण की संख्या 2, मूल व्यंजन की संख्या 33, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 और उपक्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 है। और कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन से स्वर कंठ से उच्चारित होते हैं? छोटा ए और बड़ा ए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, अ और आ, ए और अम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ और आ। अ और आ वर्ण कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है। छोटा ई और बड़ा ई तालु से उच्चारित होते हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ से। ऋषि का जो री होता है उसका उच्चारण मूर्धा से होता है। और छोटा ए और बड़ा ए यह कंठ और तालु दोनों से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 3, स्वागत शब्द किस संधि से बना है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि या फिर ऑप्शन नंबर डी यण संधि। स्वागत शब्द सु प्लस आगत से मिलकर बना है। जब भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह व में बदल जाता है। यह यण संधि कहलाती है। यहाँ पर ऊ प्लस आ मिलकर व में बदल गए हैं। सु प्लस आगत बराबर स्वागत, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगी यण संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि में दो समान सजातीय स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। गुण संधि कहती है जब अ या आ के बाद ई या बड़ा ई आता है तो वह ए बन जाता है, और जब ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वह ओ बन जाता है, और यदि री आता है तो वह अर बन जाता है, जैसे नर प्लस इस बराबर नरेश। वृद्धि संधि कहती है जब अ या आ का मेल ए या ऐ से होता है तो वह ऐ बनता है, और जब ओ या औ से होता है तब वह औ बन जाता है, जैसे सदा प्लस एव बराबर सदैव। प्रश्न संख्या 4, रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। रसोई घर का मतलब होता है रसोई के लिए घर, जिसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप हुआ है। जिन शब्दों में कारक चिन्हों जैसे के लिए, को, से, में, पर आदि का अर्थ निकलता हो उनमें तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर रसोई घर में भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय शब्द होता है, जैसे प्रतिहार, अनुगमन। प्रतिहार और अनुगमन में जो प्रति और अनु है वो अव्यय शब्द हैं। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों का समान महत्व होता है, जैसे माता पिता, इसका मतलब होता है माता और पिता। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष। इसमें उत्तर पद हो जाएगा पुरुष, जिसकी विशेषता बताई गई है, और विशेषता क्या बताई गई है? महान होने की, कि जो पुरुष महान है। प्रश्न संख्या 5, हालांकि किस प्रकार का अव्यय है? ये जो शब्द दिया गया है हालांकि, उसमें बताना है कि वह किस तरह का अव्यय माना जाता है। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण या फिर विस्मयादि बोधक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जैसे वह बीमार था हालांकि वह स्कूल गया।
कि वह बीमार था फिर भी वह स्कूल गया। संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। जैसे छत के ऊपर पंखा है, इस वाक्य में छत और पंखे के बीच में संबंध बताया गया है। क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द होते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ तेज शब्द क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। विस्मयादि बोधक अव्यय वे शब्द होते हैं जो वाक्य में आश्चर्य, घृणा, खुशी, दुख जैसी भावनाएं व्यक्त करते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। प्रश्न संख्या 6, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द अशुद्ध रूप में लिखा गया है? अधिकार, अधिकर, अधिग्रहण, अधिनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकर। अधिकर शब्द का शुद्ध रूप होता है अधिकार। अधिकार, अधिग्रहण व अधिनियम, इन तीनों शब्दों में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अधिकार का मतलब स्वामित्व होता है, अधिग्रहण का मतलब है प्राप्त कर लेना, और अधिनियम का मतलब है मुख्य नियम। प्रश्न संख्या 7, निम्न विकल्पों में से कौन सा युग्म लिंग परिवर्तन के अनुसार अशुद्ध है? मेहमान, मेहमानिन, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेहमान, मेहमानिन। गायक का स्त्रीलिंग रूप गायिका होता है, सेवक का सेविका होता है, विद्यार्थी का विद्यार्थिनी। लेकिन मेहमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप भी मेहमान ही होता है। मेहमान शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, सागर का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? सिंधु, जलद, जलधि, वारिधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलद। सिंधु, जलधि और वारिधि तीनों सागर के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जलद बादल का पर्यायवाची शब्द है। 3 शब्द होते हैं जलद, जलज और जलधि। जलद का अर्थ है जल को देने वाला अर्थात बादल। जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। और जलधि का अर्थ होता है जल को धारण करने वाला, जहां पर जल इकट्ठा होता है अर्थात सागर। प्रश्न संख्या 9, निर्मल का विलोम शब्द चुनिए। मलिन, उज्जवल, स्वच्छ या फिर विशुद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिन। निर्मल का अर्थ होता है साफ। यहाँ पर उज्जवल, स्वच्छ और विशुद्ध हो जाएंगे निर्मल के पर्यायवाची। विशुद्ध का मतलब होता है साफ, खरा। लेकिन जो शब्द मलिन है उसका मतलब होता है मलयुक्त, वह निर्मल का विलोम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, जो किसी भी दल या पक्ष से संबंधित न हो उसे क्या कहते हैं? सर्वदलीय, तटस्थ, पक्षपाती, स्वतंत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तटस्थ। जो किसी भी दल या पक्ष से संबंधित न हो वह होता है तटस्थ। और जो किसी विशेष दल या पक्ष से संबंधित होता हो तो वह कहलाता है पक्षपाती। सर्वदलीय का मतलब है सभी दलों से संबंध रखने वाला। स्वतंत्र का मतलब होता है किसी भी तरह के नियंत्रण या बंधन से मुक्त होना। प्रश्न संख्या 11, निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? निर, आशा, न या फिर नी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीर। निराशा शब्द में नीर उपसर्ग लगा हुआ है और मूल शब्द है आशा। नीर उपसर्ग का मतलब होता है बिना या रहित, और आशा का मतलब होता है उम्मीद, मतलब बिना उम्मीद के।
प्रश्न संख्या 12, पाँव पसारना मुहावरे का अर्थ है सो जाना, स्थिति के अनुसार काम करना, अधिक खर्च करना, अधिकार जताना। पाँव पसारना का अर्थ होगा अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना। एक मुहावरा होता है वक्त की नजाकत को समझना, जिसका अर्थ होता है स्थिति के अनुसार काम करना। सो जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा बिस्तर पकड़ना, और अधिकार जताना के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा नाक का बाल होना। तो पाँव पसारना मुहावरे का सही उत्तर हो जाएगा अधिक खर्च करना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का क्या तात्पर्य है? जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, गलती करने वाला सतर्क हो जाता है, भक्षक रक्षक नहीं हो सकता, खराब समय मुश्किल से कटता है। यहाँ पर एक लोकोक्ति दी हुई है जिसका अर्थ बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलती करने वाला सतर्क हो जाता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा गलती करने वाला सतर्क हो जाता है। एक लोकोक्ति होती है बिल्ली से दूध की रखवाली करवाना, जिसका मतलब होता है भक्षक रक्षक नहीं हो सकता। एक लोकोक्ति है बासी बचे न कुत्ता खाए, जिसका मतलब होता है जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। एक लोकोक्ति है बीमार के रात पहाड़ बराबर, जिसका मतलब होता है खराब समय मुश्किल से कटता है। प्रश्न संख्या 14, तुम ऐसा कभी मत करना, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य या फिर विधानवाचक वाक्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेधात्मक वाक्य। जब कभी वाक्य में किसी काम को न करने या न होने का भाव प्रकट होता है तो वह निषेधात्मक वाक्य होता है। यहाँ पर ऐसा न करने को कहा गया है, इसलिए यह निषेधात्मक वाक्य होगा। विधानवाचक वाक्य किसी बात या तथ्य को सामान्य ढंग से प्रस्तुत करता है। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कोई प्रश्न किया जाता है, और एक है विस्मयादि बोधक वाक्य जिसमें खुशी, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 15, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल हो जाओगे। यह वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर विस्मय सूचक वाक्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में केवल एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं जो कि संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं, और वे संयोजक होते हैं और, या, लेकिन, किंतु, इसलिए, फिर भी। जैसे कि उसने मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। संयुक्त वाक्य में प्रत्येक उपवाक्य का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य आश्रित होता है और एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है। जैसे यदि तुम पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल हो जाओगे, यहाँ पर आश्रित उपवाक्य हो जाएगा यदि तुम पढ़ाई करोगे, और स्वतंत्र उपवाक्य होगा परीक्षा में अवश्य सफल हो जाओगे। और विस्मय सूचक वाक्य वही होते हैं जिसमें खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा की भावना व्यक्त की जाती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। तो जो वाक्य दिया गया है, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल हो जाओगे, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी के 15 प्रश्नों का दूसरा टेस्ट समाप्त होता है। थैंक यू।